डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का पार्ट 5। पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। पार्षद अंतर नियमों को किस प्रकार से बदला जा सकता है, अपडेट किस प्रकार किया जा सकता है, उनमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज किस प्रकार से हम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में पार्षद अंतर नियमों को बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि कंपनी एक फर्म का पार्ट है और एक फर्म जो है वो एक इंडस्ट्री का पार्ट है और एक इंडस्ट्री एक इकोनॉमी का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में होने वाले जो चेंजेस हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी कंपनी को प्रभावित करते हैं बाह्य रूप से। लेकिन ये जो बाह्य रूप से प्रभावित करते हैं, ये जो कारक हैं, वो कंपनी को आंतरिक रूप से भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि कंपनी को उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना काम करना होता है। मान लीजिए कि लीगल फ्रेमवर्क में चेंज आता है या कंपनी की जो इंडस्ट्री का जो रेगुलेटर्स हैं, उन रेगुलेटर्स ने कोई गाइडलाइन में चेंज किया है, रूल्स रेगुलेशन प्रोविजंस में चेंज किया है, तो कंपनी को वो चेंजेस अडॉप्ट करने ही होंगे। तो कुछ ना कुछ इस तरह के जो स्टिमुलाई हैं वो कंपनी को बाहर से रिसीव होते हैं और कंपनी को फिर उसी के अनुसार रिस्पॉन्ड करना होता है। तो क्योंकि कंपनी बाह्य वातावरण से लगातार इंटरेक्ट कर रही है और बाह्य वातावरण बहुत हद तक आंतरिक वातावरण को भी प्रभावित कर रहा है, इसलिए पार्षद सीमा नियम में ऑल्टरेशन का प्रोविज़न रखा गया है और पार्षद अंतर नियम भी बदले जा सकते हैं। तो क्योंकि पार्षद अंतर नियम आंतरिक प्रबंध से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनमें जो चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं बाह्य वातावरण के चेंजेस से मेल खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कंपनी के अंदर जो चेंजेस करें वो बाहर रिफ्लेक्ट ना हो, बाहर ना आए, और जो बाहर चेंजेस हो रहे हैं वो उनका जो असर है वो अंदर ना आए। क्योंकि जो कंपनी है वो बाहर भी इंटरेक्ट कर रही है और उसके अंदर भी काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम जो हैं वो, क्योंकि कंपनी का आधारभूत ढांचा बना रहे हैं, तो उनमें अल्टरेशन का प्रोविज़न रखा गया है। मान लीजिए कि कंपनी का जो आंतरिक प्रबंध है उसको बाहरी वातावरण के रूल्स रेगुलेशन और प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली हमको चेंज करना पड़ रहा है, तो उसकी जनरल गाइडलाइंस क्या होंगी वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो शब्द है ऑल्टर या ऑल्टरेशन, उसका मीनिंग क्या होता है। जो बदलाव है, चेंज है, उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि वो एडिशन हो सकता है, यानी कि किसी रूल रेगुलेशन गाइडलाइन या पार्शियल गाइडलाइन का एडिशन हो सकता है, योग हो सकता है, एमिशन हो सकता है, उसको हटाया जा सकता है, या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई गाइडलाइन या कोई रूल ऐसा है जो अब आउटडेटेड है, वो अब एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी का हो सकता है कि एरिया ऑफ ऑपरेशन या मोडस ऑपरेंडाई चेंज हो रहा हो, उसके काम करने का तरीका चेंज हो रहा हो, तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि यदि कोई सिग्निफिकेंट चेंज है पार्षद अंतर नियम में, तो उस चेंज को स्पेशल रेजोल्यूशन, जो जनरल मीटिंग होती है उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन को लेकर किया जा सकता है। किस प्रकार किया जाएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है एनी ऑल्टरेशन मेड शैल बिकम वैलिड पाथ ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल्स। यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है कि जो भी चेंज किया जाएगा वो वैलिड होना चाहिए, जो कि हमारा जो ओरिजिनल आर्टिकल्स जो हैं, पार्षद अंतर नियम जो हैं, जो ओरिजिनल हैं, उनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उनको सरपास ना करे। वो सरपास का मीनिंग होता है किसी भी दूसरे प्रोविज़न के एंटी ना हो। कोई प्रावधान इस प्रकार का है कि जो नया प्रावधान बना है वो उसका बिल्कुल अपोजिट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आर्टिकल्स की जो ओरिजिनलिटी है वो वैलिड होनी चाहिए और वो बनी रहनी चाहिए। आर्टिकल्स कैन नॉट बी रिप्लेस। हमने ऊपर ऑल्टरेशन का मीनिंग देखा था, तो वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था, लेकिन
जो आर्टिकल्स है उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उनमें आप चेंज कर सकते हैं। अगर रिप्लेस करने का अगर हम प्रावधान रख देंगे तो हो सकता है इसका कोई गलत फ़ायदा उठाकर हिडन ऑब्जेक्टिव्स बना ले और एक हिडन बिजनेस करने लग जाए। तो ये कंपनी में हम अपेक्षा नहीं करते हैं कि कोई कंपनी अपने हिडन ऑब्जेक्टिव्स के साथ में काम करे। नेक्स्ट आता है, कोई भी मेंबर चाहे वो उस चेंज से, ऑल्टरेशन से सहमत हो या ना हो, चाहे उसने उस सहमति दी है उस पर या नहीं दी है, लेकिन यदि वो उसका मेंबर है, सदस्य है, तो वो उस नए जो चेंज किया है अंतर्नियम, उससे बाध्य होगा ही। यहाँ पर उसके लिए चॉइस अवेलेबल नहीं है कि जो नया हमने अंतर्नियम लिया है उससे वो हट जाए या उसको वो अस्वीकार कर दे। उसके लिए यहाँ पे स्वीकार्यता ही एकमात्र ऑप्शन है, वो इससे बाध्य होगा ही। नेक्स्ट आता है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसी ट्रिब्यूनल ने या फिर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ ने ये कहा है कि इस प्रकार का जो आर्टिकल है वो रहना चाहिए, यदि उसमें ऑल्टरेशन करना है तो उनकी सहमति के बिना वो ऑल्टरेशन पॉसिबल नहीं होगा, उनकी सहमति आवश्यक है। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल अगर उसके बीच में है, आर्टिकल्स के बीच में है, तो वो उनको ही पावर है कि वो आर्टिकल्स को चेंज कर पाएँ। यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस होंगे, स्पेशल कंडीशंस होंगी जिनको वो यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि काम में लेंगे। द आर्टिकल्स मे बी ऑल्टर्ड विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बट एवरी ऑल्टरेशन कैन नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी भूतकालदर्शी, हिंदी में मीनिंग होता है इसका भूतकालदर्शी, यानी कि पहले जो अंतर्नियम थे उन अंतर्नियमों को जब चेंज किया गया तो जो नया अंतर्नियम है वो रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, भूतकालदर्शी हो सकता है, कोई जांच का विषय हो सकता है, कोई क्रॉस चेक का विषय हो सकता है। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है भी और नहीं भी है कि जो ऑल्टरेशन हमने किया है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट के साथ हो, क्योंकि हो सकता है वो स्पेशल जो अंतर्नियम हमने जो बदला है वो भूतकालदर्शी हो, उसका प्रभाव भूतकालदर्शी हो सकता है, लेकिन कोई भी जो ऑल्टरेशन है वो हर ऑल्टरेशन भूतकालदर्शी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जनरल गाइडलाइंस है जिनके बेस पर हम आर्टिकल्स में बदलाव करेंगे। थैंक यू।